अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। काफ़ी दिन से लापता या मंजर आम से गायब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब का एक या उनसे मंसूब किया जाने वाला एक इकबाली बयान मंजर आम पर आया है। ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हुआ है, जिसके बाद ऑफ कोर्स मीडिया ने इसको पिकअप किया और हुकूमत ने भी इसके ऊपर आज अपना रद्द-ए-अमल दिया है और पूरा एक नैरेटिव अपना पेश किया है। अब इसमें साबिक वज़ीर आज़म का वो जो पूरा का पूरा अमरीकी साजिश का बयानिया है, जो साइफ़र था, उससे मुतल्लिक बड़े इंकशाफात हैं। कहते हैं जी इसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, आज़म खान को कहा कि जो साइफ़र है, अमरीकी साइफ़र, इसको सियासी मकासद के लिए हक़ाइक़ को छुपा कर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया जा सकता है। ये भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज़म खान से कहा कि साइफ़र को गलत रंग देकर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। न सिर्फ ये बल्कि तहरीक अदम एतमाद से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ख़ास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये भी वो बताते हैं मुबैना तौर पर आज़म खान साहब कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज़म खान से ये साइफ़र की जो कॉपी या ओरिजिनल जो साइफ़र था वो 9 मार्च को मांगा लिया और जो आज़म खान ने उनको दे दिया। और अगले दिन जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये साइफ़र वापस मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे मिसप्लेस हो गया है, गुम हो गया है या उनके पास नहीं है। अब मज़ीद भी ये 2 पेजेस की मुबैना तौर पर स्टेटमेंट है जो उनसे मंसूब की जा रही है। उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मंसूब किया जा रहा है, क्योंकि एक ऑडियो लीक आपको याद होगा आई थी जिसमें इसी तरह साइफ़र का मामला था और एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दीगर भी लोग थे। खैर, हुकूमत इसके ऊपर ये स्टांस बना रही है, ख़ासकर राना सनाउल्लाह साहब, कि ये जो मुबैना तौर पर इकबाली बयान है ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। ये साबित करता है उनके मुताबिक कि ज़ाती मफाद के लिए, मुल्की मफाद पर खेल खेला गया, जुर्म किया है जिसकी सज़ा भी होनी चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुलव्विस हैं इसमें। क्लासिफाइड दस्तावेज़ को पब्लिक करना फिर गायब कर देना बहुत बड़ा जुर्म है और अपनी वज़ारत उज़्मा के हल्फ की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। ये भी कहा गया था तारड़ की जानिब से। अब आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ी लाहौर हाई कोर्ट ने साइफ़र मामले पर FIA की जो इंक्वायरी से मुतल्लिक स्टे ऑर्डर है उसको भी ख़त्म किया है। बट यहाँ पर सवाल ये सारे मामले को समझने के लिए बुनियादी तौर पर कि क्या हुकूमत ये जो मौक़िफ़ अपना रही है या हुकूमत ये जो कह रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया, क्या ये मौक़िफ़ हुकूमत का दुरुस्त है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस सब के ऊपर बात करने के लिए। शहजाद इकबाल साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे और इसके ऊपर राय चाहूँगी कि क्या आपको लगता है ये जो इसके ऊपर नैरेटिव बन रहा है और स्पेशली ये जो मुबैना तौर पर इकबाली बयान सामने आया है, इसके ऊपर आपके इनिशियल टेकअवेज़ क्या है? अलीना, एक तो ये कि अब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो हमने नहीं देखा है, तो इसको एक मुबैना 164 का बयान हम कह सकते हैं। जब तक हकीकत हमारे सामने नहीं आती तब तक तो उस पर ये नहीं किया जा सकता कि ये 100% जो है 164 का उन्होंने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। ये खबरें पिछले चंद दिन से चल रही थी कि आज़म खान साहब आएंगे और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। आज भी आपने देखा कि 5-10 मिनट के वक्फे से बहुत सारे जर्नलिस्ट और एंकर्स ने ये ट्वीट किए कि एक बहुत मैसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज़म खान की जानिब से और उसका बड़ा असर होगा पाकिस्तान की सियासत पे। तो फ्रैंकली मुझे तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था तोशा खाना के हवाले से कोई नए शवाहिद आएंगे, कोई नई स्टोरी सामने आएगी, लेकिन ये साइफ़र के हवाले से एक बयान सामने आया है जिसका मेरी नज़र में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो नई होगी, जो पहले हमारी नज़रों के सामने से नहीं गुजरी होगी। और उसकी कई वजूहत है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि क्यों मैं ये समझता हूं। एक तो ये कि देखिए, इमरान खान साहब पिछले 1 साल से ये बयानिया बना रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, हक और बातिल की जंग है, साइफ़र है अमरीका से आया जिसकी वजह से मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई। इमरान खान साहब उस बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता खुद पीछे हटते गए हैं। 1 साल पहले अगर ये आज़म खान साहब का बयान आया था तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता, लेकिन जब एक शख्स जिसने एक झूठा बयानिया बनाया, एक सियासी बयानिया बनाकर अपने ओपोनेंट के खिलाफ बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की, जब वो शख्स खुद ही उससे पीछे हट चुका है तो फिर उससे बड़ा क्या एविडेंस होगा आपकी नज़र में कि ये एक सियासी झूठा बयानिया था? मतलब मेरी नज़र में तो इमरान खान का बयान जो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा ना कि आज़म खान साहब का। अच्छा, इमरान खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू किया, कोई मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में,
कि वो साइफर वाला मामला वो सारा कुछ पीछे रह गया, बल्कि शायद इसके आगे अक्टूबर नवंबर में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वो तो अब पीछे रह गया है। फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देखिए इंपोर्टेड साजिश जो है वो पाकिस्तान से हुई थी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई, फिर अमेरिका से इंपोर्ट हुई यहाँ पर। और फिर उन्होंने ये कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने मुझे एक्चुअली अमेरिका के सामने बदनाम किया था, और जो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वहां पे सामने रखा था उस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इमरान खान साहब एक तो ये कि खुद अपने बयानात से पीछे हट चुके हैं, दूसरा ये कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजम खान साहब पिछले 1 महीने बल्कि उससे ज्यादा से लापता है। उनके जो भतीजे हैं उन्होंने एफआईआर करवाई अपनी मुद्दत में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा प्रोड्यूस करें, पुलिस ने कहा हमें नहीं पता कहां गए, हमें उनकी गाड़ी का भी नहीं पता लग रहा। अच्छा, सोने पे सुहागा, राना सनाउल्लाह साहब से हमने सैटरडे को ये पूछा कि वो कहां है, उन्होंने कहा कि वो जहां पे भी हैं बड़े इत्मीनान से हैं, फैमिली से कांटेक्ट में भी हैं। और उनसे जब हमने सवाल किया कि अगर इत्मीनान से भी हैं तो तहवील में है या आजाद है, तो उसका 2-3 दफा सवाल करने पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन हमसे राब्ता किया सईद खान साहब ने, जो भतीजे हैं आजम खान के, उन्होंने कहा कि फैमिली का कोई राब्ता नहीं है, हमें नहीं पता वो कहां है, और राना साहब के बयान से हम मजीद तशवीश में चले गए और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता कहां है। तो इसका मतलब हुकूमत का ये मौकिफ तो गलत और झूठा साबित हुआ। फिर ये कि आजम खान साहब मजिस्ट्रेट के सामने किस केस में पहुंचे थे, क्या कोई मुकदमा उनके खिलाफ है जिसपे उनको पेश किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, मेरी नॉलेज में नहीं है। किस मजिस्ट्रेट के सामने हुआ मुझे नहीं पता, कहा जा रहा है 18 तारीख को हो गया था, तो फिर वो कहां है इतने टाइम से। ये सारे सवालात हैं जिसके अभी तक जवाब हमें नहीं मिले। फिर जो लीक्ड ऑडियो थी वो हम सब ने सुनी, और उसमें इमरान खान साहब, असद उमर साहब खान साहब कह रहे थे कि ये जो मामला है उसमें खेलेंगे हम, इसको साजिश का एक हिस्सा बनाएंगे और फलाना फलाना। उसमें आजम खान साहब ये कहते हैं कि देखिए ये तो हमारे हाथ में है साइफर, मिनट्स तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो फिर इसका मतलब उस लीक्ड ऑडियो, वो जो मुबैना लीक्ड ऑडियो है, अगर उसको हम सच समझते हैं तो इसका मतलब आजम खान साहब वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी जो बनाई गई। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप को इससे डिस्टेंस करें, बरीउज़ जमा करें और कहें मैं तो उसमें मुलविस नहीं था, क्योंकि अगर इमरान खान की ऑडियो है, असद उमर की है, तो आजम खान साहब की भी है, तो फिर मेरी नजर में तो वो इक्वली इन्वॉल्व है और होंगे भी, आई एम श्योर, क्योंकि हो नहीं सकता कि उस वक्त जो साबिक वजीर आजम ने बयानिया बनाया उसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ ना हो, वो बाकायदा उस ऑडियो में साथ नजर आते हैं। फिर अब जो क्लासिफाइड, आखिरी नुकता, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वाली बात आपने की, अब वो भी आजम खान साहब क्या कहेंगे, वो तो खान साहब खुद ही कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, वो उस डॉक्यूमेंट के हवाले से कि मुझे नहीं पता वो कहां चला गया, लेकिन एक कॉपी उसकी शायद कैबिनेट में एक सदर पाकिस्तान के पास है, मेरी वाली कॉपी पता नहीं कहां चली गई। तो मुझे तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वाली बात भी कोई ऐसी नहीं लगी कि पहली दफा हुई हो। जो शख्स इस पे इन्वॉल्व है वो खुद एतराफ कर रहा है कि वो कहीं मिसप्लेस हो गई या मुझे नहीं पता कोई उठा के ले गया। तो मेरी नजर में कोई इसमें नयापन नहीं था। ये सारी बातें इससे बड़े सबूत के सामने, बड़े सबूत के साथ पहले आ चुकी हैं। इस वक्त जो हमारे सामने एक स्टेटमेंट है मुबैना, उस पर तो बल्कि उल्टा कई सवालात उठते हैं, और जिसका स्टेटमेंट है उस पर भी कई सवालात उठते हैं मेरी नजर में। लेकिन अब चूंकि क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग करके बयानात इससे पहले सामने आ रहे थे, लेकिन क्योंकि अब एक बंदे ने आके कन्फेशनल स्टेटमेंट, मुबैना तौर पर कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, तो क्या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इसके तहत अब कार्रवाई हो सकती है आगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ? ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। बट मेमन, आप कहिएगा, क्या आप शहजाद इकबाल साहब की बात से मुत्तफिक हैं या आपको कुछ और राय है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिस तरह शहजाद ने भी एक्सप्लेन किया कि इस स्टेटमेंट को जिस तरह से भी हासिल किया गया, हमारे सामने बहुत सारे जो हैं वो फैक्ट्स हैं ही नहीं कि वो किधर हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि वो कौन से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, लेकिन किस कैपेसिटी में हुए, क्या वो सामने खुद क्यों नहीं सामने आ रहे आजम खान साहब, ये भी एक बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन जो साइफर की बात है, देखिए ये जो इनका आज का बयान है, ये एक्चुअली ये सारी चीजें कोई इस तरह की नहीं है कि किसी को इस हकीकत का मालूम नहीं था। पूरे 1 साल के अंदर जितने चीजें जिस तेजी से हुई है, सब कुछ हुआ है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो बात है, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं एक्सपोर्टेड होगी, वो बाइडन ने लू से कहा, डोनाल्ड लू ने जो है वो आके बाजवा साहब को कन्वे किया, बाजवा साहब ने आके पीडीएम को कन्वे किया, वो सारी थी। फिर उनके ऊपर आर्टिकल 5 भी लग गया, वो गद्दार भी ठहरा दिए गए। उसके बाद आप देखिए कि खान साहब ने किस तरीके से एक मुनाफरत की जो सियासत की जहाद बना दिया, हक और बातिल का बना दिया कि इनके बच्चों के स्कूल में ये बुली होंगे, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। एक बहुत ज्यादा नफरत अंगेजी जो है वो एज अ रिजल्ट जो इंपोर्टेड हुकूमत और ये झूठी कहानी के ऊपर इन्होंने जो लेट्स प्ले विद इट किया ना, वो वाकई उन्होंने प्ले किया और भरपूर तरीके से किया। अच्छा, जब उन्होंने उनका काम हो गया, सारा कुछ उनको मिल गया, पॉपुलैरिटी भी, बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको पता है किस तेजी से जो है वो बिकती भी है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपोर्टेड कर दिया कि नहीं, वो तो एक्सपोर्ट हुआ था क्योंकि वो तो हकानी, बाजवा, लू, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना, वो इस मजाका खेस किस्म की थ्योरीज उन्होंने बनाई। और उसके बाद क्या हुआ अलीना कि अमेरिका के साथ वो कुछ जो है मिन्नत तरले पे आगे, लॉ
लॉबिंग के लिए पैसे उधर खर्च किए जा रहे हैं, कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन से बातें वो कर रहे हैं, मुबैना उनकी ऑडियो लीक्स भी आई कि जी आप आवाज उठाएं तो फिर इधर बड़ा सुना जाएगा, तो ये सारा कुछ। अच्छा, और अगर इसके अंदर जरा सी भी साइफर के अंदर कोई हकीकत होती है लीना, जहां पर अमेरिका असल रेजीम चेंज में मुलव्वस होता है, वो आप इजिप्ट की देख लें मिसाल जो है, वहां पर फिर अमेरिका मदद भी करता है, वो पैसे देने में भी, वो IMF से। यहाँ तो उल्टा ये कोई चीज हुई नहीं, यहाँ पर तो IMF ने भी इतनी सख्त कंडीशन लगा दी, अमेरिका ने भी कोई उस तरह की चीज की। तो ओवरऑल देखिए असल इसके अंदर जो चीज वो है वो ये अलीना, इसमें एक चीज जो है वो ये है कि जो ये साइफर के गुमने की बात है ना, ये लाइटली नहीं ले सकते। एक कॉपी है जो साइफर की, और अगर उसके वो कोडेड लैंग्वेज में होता है, ठीक है ना, और साथ अगर उसके जो भी है कंटेंट को अगर उस तरीके से किया गया है डिसाइफर और सारा कुछ, तो डी कोड करके अगर उसकी बात की गई है, तो इससे जो है एक्चुअली हमारे, मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेटिक जराए से भी बात करें, आप फॉरेन ऑफिस में भी अगर लोगों से बात करें, आप जो बाकी भी इस तरह की पोस्ट पे रह चुके हैं, तो वो कहते हैं ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर वो कॉपी किसी गलत हाथों में चली जाए। तो ये छोटी बात तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है हमारे ये तो फैक्ट्स जो है सर्टेन करने हैं। बट मैम ठीक है, हम साइफर के ऊपर तो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, और पूरी जो वो US कंस्पिरेसी की बयानिया था उसके ऊपर भी हम कई दफा बात कर चुके हैं। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि अभी ये इंकशाफात होना या ये मुबैना जो सामने आया है कन्फेशनल स्टेटमेंट, वादा माफ गवाह बनने की बातें हो रही थी, अब अगर आजम खान साहब वादा माफ गवाह बनकर सामने आते हैं तो आप चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कार्रवाई हो सकती है बाकायदा तौर पर, तो ये उसके इनिशिएट करने के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल होगा कि नहीं? ना वो चीज देखिए वो हो सकता है, ये तो जाहिर बात है वकील जो हैं वो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि कौन सी कानून लगेगा नहीं लगेगा, इससे पहले क्यों नहीं कुछ चीज लग रही थी, बातें हो रही, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात हो रही है, जो कि जाहिर बात है बड़ी सीरियस संगीन बात है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई के कहाँ कब गुम हुआ, किससे गुम हुआ, कहाँ पर है, क्या चीज है, अगर वाकई उससे क्या हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है कि नहीं होती, ये चीजें इंपॉर्टेंट तो है ना, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि किधर है आजम खान साहब, सामने तो आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कब से सुन रहे थे, वो भी नहीं हुई, वो किस मजिस्ट्रेट के सामने आए हैं, कोई तो कोई उसके एविडेंस होगा ना, खाली उनकी एक स्टेटमेंट जिस तरीके से जारी कर दी, इस पे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या मामला खराब हो गया, ये जो सारा का सारा मामला वायरल हुआ है, एक जो उनसे मंसूब की जा रही है एक बाली स्टेटमेंट उससे, या फिर एक इसकी लेयर सामने आई है और मजीद जो है अनियन है इसकी लेयर्स पील ऑफ होके अंदर तक पहुंचेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जो मंसूब किया जा रहा है एक बाली बयान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM आजम खान साहब से, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे तज्जियाकारों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं इस मामले के ऊपर। न्याजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि उनके मुताबिक या उनकी राय में ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा मुबैना तौर पर जो इकबाली बयान सामने आया है, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये कोई असर नहीं डाल सकता मौजूदा सियासत के ऊपर? मेरा ख्याल है कि इसकी दो जो है असरात पढ़ने हैं या पढ़ सकते थे या पढ़ने चाहिए। एक है कानूनी, क्या है उनके मुकदमात जो है जो इस के आने के बाद उसके अंदर ज्यादा जान पड़ गई है, जो आप पहले से ही बहुत जानदार मुकदमे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, तो यकीनन मेरा हाँ में है कि ये इसने उनके खिलाफ साइफर का जो केस है जो बनेगा, तो ये पहले मुकदमात की तरह ये उनसे ज्यादा एक उसके अंदर जो जिसको कहने लोकस स्टैंड आए होगा अदालत के अंदर। अब दूसरा पहलू है कि सियासी इम्पैक्ट जो आपने बताया, और मुझे शहजाद साहब की बात में पूरी सुन नहीं सका, लेकिन अगर सियासी इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि वो उसके असरात इतने नहीं पड़ेंगे। देखिए क्राइसिस क्या है, ये एक होता है ना कि टू लिटिल टू लेट। ये आपके जब शुरू में हमने 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले DGISPR उस वक्त शायद इफ्तिखार बाबर साहब थे मेजर जनरल, उन्होंने पहली दफा ये लबकुशाई की और कहा कि साइफर जो है ये जिस तरह बयान किया गया उससे सही नहीं है। तो मैंने तब भी उसी दिन कहा था कि टू लिटिल टू लेट। आपने एक तो बजाय ये कि यही बयान अगर आप 29 या 30 मार्च को दे देते इसी तरह का रिकॉर्ड, तो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ना था। अब आप जो है 2-3 महीने के बाद जाके दे रहे हैं, और वो भी इस तरह के उसको भी गोलमोल और इफ्स एंड बट्स लगा के। देखिए क्राइसिस क्या है कि इमरान खान साहब ने इस साइफर के ऊपर, देखो
सियासतदान को क्या होता है, अगर वो अपनी जो स्पोर्ट है उसके अंदर जान डाल सकता है, अगर उसको इंसाइट कर लेता है, उसके अंदर एक नया एक उनका वलवला भर देता है, तो उससे पैसे पूरे हो जाते हैं। तो हुआ क्या, इमरान खान साहब ने जो भी किया एब्सोल्युटली नॉट वाले एक हल्के से लेके उन्होंने देखा वो भी बड़ा चल गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हमेशा स्ट्रांग था। वो बात का बितंगड़ बनाने में उनका अपना कमाल हासिल है। चुनाचे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के और जो यूनाइटेड नेशन में उन्होंने तारिक जमील साहब की तर्ज की एक तबलीग इस्लाम कर डाली। तो ये सारी चीजों का एक तसलसल चल रहा था जिसके अंदर साइफर ने आगे फिट इन हो गया। अब क्राइसिस ये है कि जी मैं ये समझता हूँ कि जहां तक ये है कि ये बात झूठ है, तो कहते हैं जाने तो न जाने गुली न जाने बाग तो सारे जाने हैं। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं झूठ है। अब उनको ये नहीं है कि उसके लिए वो बाकायदा उनको इलामिया जारी करना था कि हजरात मैं एक ऐलान मुलाजा फरमाए कि ये मैं झूठ बोल रहा, नहीं, उन्हें बता दिया, तरीके से बता दिया, क्योंकि उनकी मजबूरी ये थी कि अमेरिका के उनको दोबारा अपने आप कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश, उनको पता था कि ये जो आजकल क्या होता है इस तरह के जो हमारी तफरी अमेरिका हमारा करेगा, और मैं उनकी गुड बुक्स में चुनाचे उन्होंने उससे पीछे बैकआउट कर। ये कि हुआ क्यों, मुझे एक सिर्फ बात कहने दें इसमें, जब आप कहते हैं ना कि शामुल कुरैशी साहब भी जिम्मेदार है, उनको भी करना चाहिए, मैं कहता हूँ बाजवा साहब भी जिम्मेदार है। ये उनको इजाजत इसलिए दी गई कि नहीं इस उसी दिन एक्शन लिया गया जो आज है। ये आजम खान जो है उस दिन भी अवेलेबल था इनको। ये कहना है जी कि एस्केलेशन चाहती और आजम खान जो है उसको कुछ अगर टूट गया, उन्हें 164 का बयान दे दिया है, अगर वो सारी चीजें हो गई हैं, तो ये बात भी खातर जमा रखें कि आजम खान भी इसके लिए उस वक्त भी अवेलेबल था। ये ब्यूरोक्रेट्स के अंदर क्या दमखम है कि वो अभी जो सच्ची बात है वो तो झूठ, अगर वो झूठ है तो वो भी उसका एडमिट कर लेता। चुनाचे इसके अंदर बाजवा साहब जो अपनी एक्सटेंशन के लिए जिसके लिए बहुत गंद फैलाया, इदारे को अंडरमाइन किया, उन्होंने वो स्पेस दिया रखी इमरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त एक अफरीद बन के हमारे सामने आ गया इमरान खान साहब, एक मॉन्स्टर बन के सामने आ गया है, एक फ्रैंकेनस्टाइन बन के आ गया है। तो इसकी वजह यह है कि इसकी आप जारी इसकी पोलिटिक्स बाजवा साहब ने अपने मजमून मकासद के लिए कि इमरान, उनका ख्याल था इमरान खान को निपट लूंगा, और वो हुआ ये कि ना वो उनको खुदाई मिला, ना विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रह गए। वो बंदा जो है मैं उसको क्या कहूँ, मेरे तो यकीन समझ आती कि इस बंदे ने पाकिस्तान को। लेकिन सर मुझे ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में, आपकी राय में आजम खान इतने अवेलेबल थे और शुरू दिन से थे, तो ये इतनी मुबहिम सी स्टेटमेंट फिर क्यों आई जिसके ऊपर आज हम सब सवालात उठा रहे हैं और मुबैना कह रहे हैं? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जिसकी हम बड़े दिनों से बातें सुन रहे थे? अलीना ये बात आपके पास कितनी मैं कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ, इस पर में एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में कह चुका हूँ कि बाजवा साहब इमरान के प्रेशर में इनको घर भेजना चाहते थे। अब तो राज अफसर नहीं हो गया कि 29 मई को शहबाज की तकरीर थी पिछले साल, इमरान का प्रेशर, वो उनके जो जलसे करा रहे थे। मैंने तो तहरीक इंसाफ वालों को कहा था कि तुम्हारे जो कौमी लीडर है उसकी बदकिस्मती है कि वो बाजवा की गेम खेल रहा है। लेकिन मुझे बताएं, केस तो सर स्ट्रांग होता ना अगर आजम खान साहब आज आके जिस तरह बातें हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते या कोई ठोस चीज सामने आती, चले इकबाली बयान जो था उसके ऊपर ही कोई मजिस्ट्रेट के नीचे साइन हुए होते, कोई 100 चीजें हमने देखी हैं, नैब ऑफिस में बैठे हुए तस्वीरें लीक हो जाती हैं। सर कोई चीज नहीं है, वो आ जाएगा। मैं अगर मुझे पूछे तो मेरे जवाब है कि इससे ज्यादा आएगा। अच्छा। आजम खान आपको अगर आपकी इससे दिलजोई होती है या तालीफ कल्ब होती है तो आजम खान ने इंशाल्लाह जरूर कर देना है। मुझे ही रिकमेंड करना सबको, इसमें कोई हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऐसी उम्मीदें ना बांधे आजम खान से, क्यों बेचारे को से। अच्छा, खान साहब ने बांधी हुई है भाई। खान साहब कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार आदमी है आजम खान साहब, जब तक उनके मुंह से नहीं सुनूंगा ना कि उन्होंने कह दिया। अच्छा, उन्होंने कह दिया, सियासी अकल ना होती है, मैं भी यही कहता हूँ। उन्होंने कहा है जब तक उनके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं यकीन करूंगा। न्याय साहब की बात के ऊपर आप, न्याय साहब बारिश में फंसे हुए हैं, लिहाजा उनकी बात ये देखें लाहौर से जा रहा है, लाहौर के लोग पता है कि इस वक्त क्या हाल है। और सर बस कराची की दुआ करें कि कराची में बारिश हो जाती है तो मुसीबत हो जाती है। लेकिन क्यों ट्रैफिक, देखें असल चीज़ क्या है। असल चीज़ ये है कि हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी का हमें नहीं पता। हम उसको सुबह से बहस में ला रहे हैं, जेरे बहस कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, न्याजी साहब को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वो ये लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट पे मैं बगैर, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट हुए बगैर मैं उस पर कैसे बात कर सकता हूँ?
मुझे ये बताएं कि अगर आज हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमत उस एफआईआर को सामने लेकर आती जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने रजिस्टर्ड की है, अगर की है उसी की बुनियाद पर तो उन्होंने उसका 164 लिया होगा ना। वो किसकी कस्टडी में है, वो कहाँ है, किस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया? और देखें 164 के बयानात दो तरह के होते हैं। एक 164 होता है कन्फेशन कि ये जुर्म मैंने किया है और मैं इसको एडमिट करता हूं उसके लिए भी उसको आधा पौन घंटा दिया जाता है कि सोच लो, क्योंकि ये वाहिद लीगल डॉक्यूमेंट होती है जो बुनियाद बनती है किसी भी मुकदमे की। दूसरा स्टेटमेंट होता है कि मैं इम्प्लीकेट कर रहा हूं किसी को। जो दूसरा बयान है 164 का, उसमें क्रॉस एग्जामिन भी होता है। क्या वो क्रॉस एग्जामिन हुआ? उसमें नोटिस इशू होता है, नोटिस दिया जाता है पहले। उसकी पूरी एक लीगल, इसलिए कि एक सबसे ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उस बयान देने के बाद नीचे उसके दस्तखत होते हैं ताकि वो फिर ना जाए बयान से, और अगर वो कोर्ट में उस बयान से फिरता है तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यहां तो हमें कुछ पता ही नहीं है। इस सोशल मीडिया पे एक चीज आ गई, उस पर हम सुबह से बहस किए जा रहे हैं। भाई मुझे क्या पता उसने बयान दिया या नहीं दिया? मुझे बताएं ना। गवर्नमेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, मैं उसकी बात मान लेता, उससे उसके कंटेंट से एग्री डिसएग्री करना एक अलग बात है, लेकिन एक चीज होती, वो कहते ये यहां आज फुला मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने जाके ये बयान दिया है, ये इन पे केस है। उसके बाद और उससे पहले क्या किसी को पता है आजम खान किधर है? सर ये पहलू यहां तक आपका बिल्कुल दुरुस्त, मैंने आपकी राय मानी, लेकिन जो कंटेंट्स हैं, कैसे मैं कंटेंट को मान लूं? नहीं, कंटेंट से हम कैसे? अलीना मुझे ये बताएं ना उस कंटेंट को जिसके बारे में ना आपके सामने ये पड़ा हुआ है ना, इसमें कहीं है दस्तखत किसी के? नहीं, बेशक दस्तखत तो फिर आप जो एक टाइमलाइन है सर, टाइमलाइन मैं कैसे मान लूं जब तक वो आदमी, सर मैं कैसे मान लूं जब तक वो आदमी खुद नहीं कहे? सर लेकिन हमने देखा ना, मैं या तो अदालत में होता, ये टाइमलाइन तो हमारे सामने थी ना। देखें यहाँ तहरीके इंसाफ ने खुद अभी सियासी डायसेक्ट किया, अलीना देखिए बाकी चीजें छोड़ दें। 164 का स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट पे फिर आप कंटेंट पे बात करते हैं। अच्छा। मेरे सामने अगर 164 स्टेटमेंट होता, क्योंकि उसके बाद वो सील्ड करके सेशन जज भेजा जाता है जहां मुकदमा चल रहा होता है, जहां भी मुकदमा चलना होता है। तो ना मेरे पास आपके किसी के पास एफआईआर है कि किस एफआईआर के तहत, किस सेक्शन के तहत वो मुकदमा दर्ज है। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ऐसा ही स्टेटमेंट है तो ये बहुत सीरियस चार्ज है अगेंस्ट पीटीआई चेयरमैन, क्योंकि ये लीगल है। आजम खान फिर इससे फिर नहीं सकते। आज सवाल भी हुआ वफाकी वजीर दाखिला ने से कि क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है? आर्टिकल 6 तो लगता ही नहीं इस पे। हाँ, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने जरा घूमघूसी बात की। उन्होंने कहा कि शायद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है उनकी राय में, बट वजारत कानून। बट द इम्पोर्टेंट चीज़ इज कि ये जो सारी की सारी बातें सामने आ रही हैं, इसका जो कॉन्टेंट है उसके ऊपर किस तरह से, किस हद तक असरअंदाज हो सकता है वो तमाम तर मामलात के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे तज्जियाकार कुछ कहना चाहते हैं आफ्टर ब्रेक के बाद। खुशामदीद जी। शहजाद इकबाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी अलीना, एक तो यही कि हमें नहीं पता कि किस मुकदमे के हवाले से उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, आमतौर पे वहाँ रिपोर्टर्स भी होते हैं। ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि बंद कमरे में हो जाती है, गवाहियाँ सबके सामने भी होती हैं। दूसरी बात ये कि देखें, आप ये कह रही हैं कि आजम खान साहब खुद सामने आए और वो बात करें, या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सारे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सालों साल जिस बात को सपोर्ट करते रहे, पीटीआई का एजेंडा आगे बढ़ाते रहे, पीटीआई चेयरमैन को सपोर्ट करते रहे, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछे हट गए हैं, जिसमें असद उमर हैं, जिसमें अली जैदी हैं, जिसमें इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आके ये कह के चले गए कि हम मजम्मत भी करते हैं 9 मई के वाकयात की और हमें पता नहीं है पार्टी पॉलिसी कहाँ से चल रही थी। 2 नई पार्टीज बन चुकी हैं जिसमें दर्जनों लोग शामिल हो चुके हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर आजम खान साहब आके बयान भी दे दें, तब भी सवाल ये पूछने का है कि 1 महीने के अंदर वो कहां थे? 1 महीने में ऐसा क्या बदला? वो क्यों लापता हो गए थे? क्यों हुकूमत को ये झूठ बोलना पड़ रहा है कि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट में है, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं थे?
क्यों ये सब करना पड़ रहा है, किसके कहने पे करना पड़ रहा है? मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि देखें इस वक्त क्या हो रहा है। एक तो हर पाकिस्तानी जो भी जी शऊर इंसान होगा वो ये कहेगा 9 मई के वाकयात के हवाले से उन कल्प्रिट्स को, मास्टरमाइंड प्लानर सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर पाकिस्तानी साथ में ये भी कहेगा कि ये नहीं हो सकता कि अगर उनमें से कुछ सियासतदान अपने आप की पॉलिटिकल एफिलिएशन बदल लें तो वो बरीउस जमा हो जाएंगे, उनको माफी मिल जाएगी। परवेज खटक साहब कितना असर और रसूख रखते थे पीटीआई के ऊपर, किचन कैबिनेट में थे, केपी में उनका कितना इंपैक्ट था हम सबको पता है, लेकिन आज वो बाहर हैं और उन्होंने नई पार्टी बना ली है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जिनको हमें पता है कि उनको तो 2018 का टिकट भी नहीं मिलना था, वो इस वक्त 7 मरतबा जेल जा चुके हैं। शहरियार आफरीदी साहब, कोई पॉलिसी से पीटीआई का उनकी ताल्लुक नहीं है, वो जेल में है। इसी तरीके से पंजाब में हम मुराद राज साहब की बात करते रहे हैं, जिनका आईजी ने कहा कि उनकी पता नहीं दर्जनों कॉल ट्रेस हुई है ज़मान पाक से। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं तो मेरा एक यहाँ पर सवाल है, मैं महमल की तरफ भी लेके जाना चाहूंगी, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स कैन आंसर टू, कि जब हम ये बात करते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात की बात करते हैं जो अलग हो गए, जो टूट गए, और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, तो क्या इसका भी ओनस या इसकी भी जिम्मेदारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं जाती और उनके आसपास लोगों के ऊपर नहीं जाती? क्योंकि अगर उन्होंने अपने साथ ऐसे लोग बिठाए जो कि पहले ही जिनकी एफिलिएशंस कहीं और थी, या आपको पता है कि वो इतनी आसानी से टूटने वाले थे, तो फिर तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी हुई ना कि उन्होंने किस तरह से सियासत को गंदा किया। उसके ऊपर सवाल ये बिल्कुल एक मैं इसको जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं। बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी होगी। जब ये तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग पहले से कहते हैं, जब लॉयलिस्ट आपने भरे नहीं है पार्टी में तो वो आपसे भी लॉयल नहीं रहेंगे, लेकिन क्या ये खुद से छोड़ के चले गए? हर बंदा जेल से जाता है, जेल से निकलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पार्टी छोड़ने का ऐलान करता है, लातालुकी का फैसला करता है। ये ट्रेंड जो है, तो इसके बाद आप क्या कहेंगे कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं? उनका जमीर जागा है या जमीर हुकूमत ने जगाया है, उनका जगवाया गया है उनसे? ये मेरे ख्याल से फर्क हमें भी करना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे, जब वो साथ भी थे महमल, जब वो साथ भी थे तब भी हम भी पैनल पे बैठे हुए इनके बारे में बातें करते, देखिएगा कल को क्या होगा, सबसे पहले ये टूटेंगे, फिर ये टूटेंगे, फिर ये टूटेंगे, और एग्जैक्टली वैसे ही होता गया। बिकॉज वो नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर ये चीज भी नहीं देखनी चाहिए कि वो आए भी तो इनऑर्गेनिक तरीके से थे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अलीना देखिए, एक चीज में जरूर मदद साहब ने कहा कि हम इस चीज के ऊपर मुबैना बयान है, ऑफिशियल नहीं है, सारा कुछ है। देखिए आपको याद होगा कि हमने साइफर के ऊपर किस तरीके से बात की थी। खान साहब को ना एक भुट्टो सिंड्रोम है, वो आए भुट्टो साहब खत ले रहा था तो खान साहब ने भी यूं करके खत लहरा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, वो खत लहरा दिया और सिर्फ अपनी सियासत के लिए और इक्तदार में वापसी के लिए उन्होंने एक चीज की, ठीक है ना। उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी, सबको पता था, लेकिन पूरे 6-8 महीने साइफर हम डिस्कस करते रहे ना, जब तक कि पीटीआई ने फिर खुद ही अपने आप को डिस्टेंस भी कर दिया, अमेरिका के साथ के नहीं है, इंपोर्टेड को एक्सपोर्टेड बना दिया, फलाना फलाना, तो वो चीज डिस्कस तो होगी। ये बयान में कोई ज्यादा नई चीज नहीं है। इसके अंदर जो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने पहले भी रेज की कि आजम खान मेरे ख्याल से जो नई चीज नहीं है वो इसलिए क्योंकि ये जितना एक झूठा बयानिया था, इमरान खान साहब खुद ही अपने बयानिए को एक्सपोज कर चुके हैं, तो कोई तीसरा आके क्या करेगा? नहीं, बट यहाँ पर कौन कर सकता है वो? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है ना कि अगर कानूनी तौर पर अब उनको वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं, साहब कानूनी तौर पर इम्प्लीकेट कर रहा है, और फिर इसकी मुझे एक बात बताएं अरीना, कानूनी तौर पे अगर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कैबिनेट को पता होगा, खान साहब खुद आके कह चुके हैं कि पता नहीं कहां गुम गया, तो इसके बाद आपको किस एविडेंस की जरूरत है? इफ द डॉक्यूमेंट इज मिसिंग। नहीं, महमल आप जो मिसाल, सर एक सेकंड, महमल आप जो मिसाल दे रही हैं वो इसलिए गलत है क्योंकि साइफर के बारे में तो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने आके ये बात की ना, और उस वक्त भी ये सवाल उठा कि उस साइफर का हमें क्या पता, आप पब्लिक कर लें उसको। वो पब्लिक नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें। यहां एक ऐसे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो लीगल है, जिसके बारे में ये जरूरी है, क्योंकि एक कोर्ट में एक चीज है, ये बुनियाद बनेगा उस केस की, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का अगर केस बनता है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कोई एफआईआर है या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता। साइफर की इंक्वायरी तो कर रहे हैं ना, साइफर की इंक्वायरी, साइफर के बारे में एक चीज कह दी गई है ना कि इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी, आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। उस पर वो साइफर के कंटेंट पे बात नहीं हो रही थी, साइफर को वो जो बात कह रहे थे। देखिए एक तो नहीं, मैं सिर्फ ये बात करूं, महमल मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दे प्लीज। चीज ये है कि एक के बारे में एक आदमी पब्लिकली कह रहा है, सही या गलत, यहां तो ये पता ही नहीं है कि वो किधर हैं। यहां तो एक शख्स के बारे में आपको ये पता ही नहीं है कि उसे किस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, पब्लिकली, जो जाहिर है इन कैमरा ट्रायल नहीं है।
ये एक मैजिस्ट्रेट के सामने किस कोर्ट में पेश किया गया, किधर है 164 का अगर किसी स्टेटमेंट? वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लहराया वहां पर या उसके बारे में गलत कोट किया तो सर वो भी गलत है। कर रहा है ना, नहीं मैं तो, लेकिन उसको इससे तो कंपेयर ना करें, खुदा के लिए इससे कंपेयर तो ना करें। एक मिनट, कंपेयर नहीं, आई थिंक कंपेयर ही वो बात हो रही है ना कि उस तरह तो हमने उसको भी डिस्कस किया। वहां एक आदमी सामने कह रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया भी है या नहीं दिया, या तो कोई ओन करे। बात हो रही है सर, कंटेंट किस हद तक मुताबिकत रखता है? कैसे रख सकता है मुताबिकत जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? ओके सर, एक मिनट न्याई साहब, महमल का जवाब लेने दे सर, एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ, पूरा टाइम दूंगी। महमल जी, पहली चीज ये है लीना कि ये बात तो हम लोगों ने इस शो के अंदर शुरू से ही कही है कि वो किधर है, वो कहाँ पेश हुए, वो सामने है। अच्छा, न्याजी साहब शहजाद वगैरह जो बात कर रहे हैं उससे तो ये भी है कि हो सकता है वो खुद भी अब पेश हो जाए, सामने भी आ जाए किसी दिन। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए ना, तो आजम खान साहब भी ये चीज आके कर लेंगे। उसके बाद इनके बयान के अंदर जो चीज है, मैं तो ये बात करी कि इनके बयान के अंदर कुछ नया नहीं है। मतलब जो खान साहब ने जिस तरीके से वो खत लहराया था यूं करके, और सबने उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये झूठी बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। इवन जो एनएससी की भी उसके बाद स्टेटमेंट आई थी, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी का ही नहीं थी। आर्टिकल 5 जो इन्होंने लगाया था सारी ऑपोजिशन के ऊपर, उस वक्त की आधी असेंबली के ऊपर लगा दिया था, वो कोर्ट में 50 से वो कर दिया था, क्योंकि आप किसी भी इस तरह गद्दारी की चीज नहीं लगा सकते। उन्होंने एक महमल कह रही है कि जो क्रक्स ऑफ द मैटर है आप उससे डिविएट नहीं कर सकते कि किस तरह से, और वो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, हम भी इसके ऊपर बड़ी दफा बात कर चुके हैं कि वो जो पूरा का पूरा अमेरिकी साजिश का भाई गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट ये बताती कि इस सेक्शन के तहत इसमें ये एफआईआर है इन विच आजम खान, पीटीआई चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, दे हैव बीन नॉमिनेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, वो ये कहते हैं कि इसके तहत आज आजम खान को पेश किया गया फलां मैजिस्ट्रेट की अदालत में, वहां उन्होंने 164 का बयान दिया और अब ये केस बन गया। जाहिर है बहुत बड़ा केस होता अगर वो कहते। न्याजी साहब देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम ऐसी बहस बन जाती है जो कि मेरा ख्याल आज मौजूद नहीं है। आपने जब कह दिया कि मुबैना तौर पर, और हमने अस्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट है, अब हम ये डिग आउट करना है या नहीं है, तो फिर मुझे मैं आराम से नो कमेंट, तो ये नहीं पता हम नहीं है। अब मैं तो इस अजम्पशन में स्टेटमेंट है, और उसके बाद बड़े दिनों से रहे थे, अभी बहुत कुछ आजम खान से आएगा, और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो कुछ अभी दिखा रहे हैं ऑन द फेस ऑफ थिंग्स, मे बी इसके बाद आने वाली चीज जो है इससे ज्यादा जो है मुश्किल पे पेश है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन आप ये देखेंगे 164 का जो कॉन्फेशन स्टेटमेंट है, क्या इसके जी 164 के स्टेटमेंट के अंदर आपको मीनिंग आपका अरेस्ट हो उस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने ये उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दिया है जी, ये इसको ट्रायल कोर्ट में अगर उसे डिनाई नहीं करते वेमेंटली कि ये मुझे जो है कोर्सिव कंडीशन में लिया गया, तो ये इसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। यही 164 कहता है। ये 364 के साथ ध्यान लिया जाता है। मैं बता दूं न्याजी साहब 164 क्या होता है सर, वो आपने बड़ी डिटेल में बताया। महमद छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए पीटीआई की सियासत तो देखिए बहुत सारी मुबैना ऑडियो लीक्स आई, हमने उस वक्त भी ये सवाल उठाया कि ये कौन रिकॉर्ड करता है, वो सारी बातें, लेकिन जो कंटेंट था ऑडियो लीक्स का, उसमें आपको याद होगा एक आईएमएफ से रिलेटेड जो झगड़ा साहब और शौकत तरीन की दो जो ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक्स आई थी, वो कितनी सख्त, यानी कि पीटीआई अपने इक्तदार में वापसी के लिए एक मुल्क के प्रोग्राम को जेपरडाइज भी करना चाह रही थी। फिर ये साइफर का लेट्स प्ले विद इट, वो वाली भी मुबैना ऑडियो लीक आई। ये इतनी चीजें, उससे आपको पीटीआई की एटलीस्ट सियासत की तो समझ आती है कि वो क्या किस हद तक आगे जाएंगे कोई भी अपने बयानिए के लिए, अपने एक नैरेटिव के लिए। तो ये चीजें तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सरफे नजर नहीं कर सकते। ओके ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।